तो हेडिंग लगा लेना। अब हमें डिस्कशन करना है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी है। 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मिलता जुलता कुछ टॉपिक है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं कुछ पहले टर्म्स के बारे में बता दूंगा, तब फिर मैं इस टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के बारे में डिस्कशन करूंगा। सबसे पहला टर्म ही हमारा यहां से क्या होगा बच्चे, आपको समझ के चलना है, एक स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ के चलना है कि स्लोप क्या होता है, ठीक है। ये आपको समझ के चलना है। अगर कोई भी हमारी लाइन होती है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। इफ एनी लाइन मेक्स अल्फा एंगल with x axis in anti-clockwise direction, then tan alpha is called a slope and it is denoted by m। tan अल्फा क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जनरली बच्चे, इसी को हम लोग m बोलते हैं या m से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है कि ये किस फॉर्मेट में एंगल बनता है, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल हमारा बनता है, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास ये है, ठीक, अगर जैसे मान लेते हैं ये एंगल 30 डिग्री है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन इसका स्लोप अगर हम लोग देखेंगे तो स्लोप हमें कितना बनेगा, tan 30 बनेगा। कितना बनेगा, tan 30 बनेगा। दैट मींस tan 30 का मतलब कितना हो गया बच्चे, अगर tan 30 को हम लोग देखेंगे तो 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। पहला तो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में ये बैठा के चलना है, ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्ट मैं और सिखा रहा हूं जिनका मुझे यूज करना है, पहले उन बातों को ध्यान से समझ के चलना, ठीक है। कुछ इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूं, वो इक्वेशन हमें दिमाग में बैठा के रखना है। इक्वेशन ऑफ लाइन, कुछ मैं इक्वेशन लाइन के सिखाऊंगा, उन लाइन के इक्वेशन को आपको टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के पूरे टॉपिक में दिमाग में बैठा के रखना है। सबसे पहला इक्वेशन जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, पैरेलल equation of parallel line with equation of parallel line, ठीक है। अगर मान लो अगर हम मान लेते हैं ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। अगर कोई भी लाइन हमारी x एक्सिस के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, और ये डिस्टेंस कितने यूनिट की है, a यूनिट की डिस्टेंस है, देन इस केस में इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो y इक्वल टू a बनेगा। कितना बनेगा, y इक्वल टू a बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ a ग्रेटर देन 0 है तो ये x एक्सिस के अबव लाइन लाई करेगी। अगर हमारे पास ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के बिलो है और ये डिस्टेंस में मान लो अगर b है, तो इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू b बनेगा और यहां से b की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। आप जानते हो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस कितना होता है, y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज एक्स वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो यहां से चाहो तो ये लिख लेना, ये पहला कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। ये अगर चाहो तो पहला कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्स, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, y इक्वल टू प्लस माइनस ए, या प्लस माइनस जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। प्लस माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ग्रेटर देन 0। ए की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। मतलब अगर ए पॉजिटिव है तो लाइन अबव लाई करेगा, अगर ए निगेटिव है तो लाइन क्या करेगा, बिलो लाई करेगा। ये बात आपको समझ के चलना है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है बच्चे, आगे अगर हम लोग देखें तो काफी बेसिक चीजें हैं और ये सारी बातें आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 11th क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है।
सेकंड कॉन्सेप्ट ये है, इफ एनी लाइन आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इफ एनी लाइन आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक, अगर कोई वाई एक्सिस के पैरेलल है और ओरिजिन से मैं मान लेता हूं ए डिस्टेंस है, ठीक है, और राइट हैंड साइड लाई करता है, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x इक्वल टू a। और अगर ये हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल लेफ्ट हैंड साइड है और मैं मान लो अगर ये b यूनिट की डिस्टेंस है, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x इक्वल टू b। लाइन का जो इक्वेशन होगा वो कितना होगा, x इक्वल टू b। दैट मींस हम ये कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन which parallel to y axis कितना होगा, अगर देखें तो x इक्वल टू प्लस माइनस के टाइप का हमारा बनेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखना है, द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस विल बी x इक्वल टू 0, ठीक है। ये बात आपको समझ के चलना है, यहां से नोट करो बच्चे, फिर मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाऊं। ये हमें कुछ इक्वेशन पहले जान लेने हैं, जिससे मैं जब क्वेश्चन कराऊं तो आप कंफ्यूज मत हो। काफी बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ये हमें बहुत सारी बातों को सीखना है। नोट हो गया होगा बच्चे, काफी बेसिक चीजें हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप समझते भी चल रहे होगे और नोट भी करते चल रहे होगे। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? कोई ऐसा तो नहीं जिसे आवाज ना आ रही हो? आगे समझना। सेकंड, आपने लाइन का इक्वेशन क्या पढ़ा है, इंटरसेप्ट फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसे आप कहते हो। इफ एनी लाइन हैविंग intercept on y-axis is C and makes angle theta with respect to positive x-axis in anti-clockwise direction, then the equation of the line is y equal to mx plus c, where m is equal to tan theta, ठीक है। m कितना होगा हमारा, tan थीटा होगा। ये बात आपको समझ के रखना है। सी जब इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, सी क्या है हमारा, y एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट है। ये लाइन का इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको दिमाग में बैठा के चलना है, क्योंकि हमें कुछ बातें यहां से सीखनी है। इफ दिस लाइन इज पासिंग थ्रू अ ओरिजिन, अगर यही लाइन हमारी ओरिजिन से पास करने लगती है, अगर यही लाइन हमारी ओरिजिन से पास करने लगती है, देन द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी y इक्वल टू mx, दैट मींस हियर c इज इक्वल टू 0। देन इस केस में जो लाइन का इक्वेशन होगा वो कितना होगा, y इक्वल टू mx होगा। और यहां से अगर आप देखोगे तो हमें जो ये लाइन है ये ओरिजिन से पास कर रही है, इसका स्लोप कितना मिलेगा, m मिलेगा, ठीक है। हमें स्लोप कितना मिलेगा, m मिलेगा। तो अगर हम यहां से अब एक कॉन्सेप्ट को समझें, इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, then this line makes angle 90 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दैट मींस इस लाइन का स्लोप हमें कितना हो जाएगा, tan 90, एंड tan 90 विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट, दैट मींस अनडिफाइंड। मतलब हमें कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल हो गई, देन इस केस में उसका स्लोप कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये बात आपको समझ के चलना है, ठीक है। मैं सारे पॉइंट बता रहा हूं जो मुझे आगे चल के यूज होंगे, आप ये सब दिमाग में बैठा के रखना। अगर कोई भी लाइन हमारी y एक्सिस के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका स्लोप कैसा होगा, अनडिफाइंड होगा। स्लोप कैसा होगा, अनडिफाइंड होगा। But if any line is parallel to x-axis, then the slope of this line will be equal to 0. अगर कोई लाइन हमारी x-axis के पैरेलल है, देन इस केस में इसका स्लोप कितना होगा, 0 होगा। ये सारे पॉइंट हैं जो आपको दिमाग में बैठा के चलने हैं। इनके बिना हमारी कहानी अधूरी रहेगी, इसलिए आपको दिमाग में सब समझ के चलना है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट अगर आप ऐसे ही नोट करोगे तो अब आगे समझना, अगर हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म अगर आप देखोगे इक्वेशन का, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, आपने पढ़ा होगा, इफ एनी लाइन आर पासिंग थ्रू एनी गिवन पॉइंट हैविंग स्लोप m, हैविंग स्लोप m, ठीक है। अगर उस लाइन का स्लोप कितना है m दे रखा हो और वो किससे पास करता हो, एक पॉइंट x1 y1 से पास करता हो, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। लाइन का इक्वेशन कितना बनेगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। बट इफ एनी लाइन आर पासिंग थ्रू, if line passing through any given two points, ठीक है। अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास करने लगे, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, ठीक है, इसका हमारा पॉइंट x1 y1 है एंड दिस पॉइंट इज x2 y2, then the equation of the line is, इक्वेशन ऑफ लाइन कितना बनेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर देखें तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये बात आप लोगों ने सब पढ़ा है 11th क्लास में, ठीक है। मैं फिर आपको रिवाइज करा दूं, बातों को समझा दे रहा हूं। इफ एनी लाइन आर पासिंग थ्रू एनी गिवन पॉइंट्स, ठीक है, इफ एनी लाइन आर पासिंग थ्रू गिवन 2 points, then the equation of line is y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1, ठीक है। Here again y2 minus y1 upon x2 minus x1 are a slope of any line which पासिंग थ्रू गिवन 2 points। यहां ये क्या होता है, स्लोप ही होता है एक ऐसी लाइन का जो 2 पॉइंट से क्या करती है, पास करती है, ठीक है। ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए, तब जाके हमारी कहानी पूरी हो पाती है, ठीक है। उम्मीद है इतनी बातें आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। एक और मैं बात सिखा रहा हूं, उसे समझ, अगर कोई लाइन हमारी है which having intercept on x-axis is a unit and on the y-axis is b unit. If any line are having intercept on x-axis is a unit and on the y-axis is b unit, then the equation of this line will be x upon a plus y upon b equal to 1. Then इस केस में जो लाइन का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, x upon a plus y upon b equal to 1 होगा। But if this line makes equal intercept on both the axis, अगर आपसे लैंग्वेज ये कहता है कि if this line it makes equal intercept on both the axis, ठीक है, अगर ये दोनों एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है तो मैं मान लेता हूं वो ए यूनिट का इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा, देन जो लाइन का इक्वेशन होगा वो कितना होगा, x प्लस वाई इक्वल टू ए होगा। अभी तो आपके लिए इतनी बातें दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। अब ये कहानी बनती है कि वो इक्वल इंटरसेप्ट ए पे डिपेंड करेगा कि ये इक्वल इंटरसेप्ट इधर बनेगा कि इधर बनेगा, ये कहीं पे भी इक्वल इंटरसेप्ट बनेगा, ये डिपेंड किस पे करेगा। अभी मैं सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, ठीक है, एक्स एक्सिस में फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात अभी मैं कर रहा हूं बच्चे। अगर वो इधर बनता या इधर बनता या इधर बनता तब कहानी बदल जाती। जैसे मैं अगर आपसे कह देता, अब ये समझना, इफ एनी लाइन, जैसे क्वेश्चन सिर्फ इतना कहता कि इफ एनी लाइन मेक्स एन इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, ठीक है, अगर कोई लाइन हमारे एक्सिस के बीच में इक्वल इंटरसेप्ट रखता है, अब ये इंटरसेप्ट ये भी हो सकता है बच्चे,
ठीक है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। तो इस केसेस में जो इक्वेशन बनेगा, तो अगर इक्वल इंटरसेप्ट ए यूनिट का होता है तो इस केस में इक्वेशन x प्लस माइनस वाई इक्वल टू लैम्डा हमारा बनता है। क्या बनता है? x प्लस माइनस वाई इक्वल टू लैम्डा, या ए कह सकते हो। ये हमारा इक्वेशन बनता है x प्लस माइनस वाई इक्वल टू ए हमारा, ये एक जनरल इक्वेशन हमारा बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसकी बात नहीं होगी, इसका रेयर केस में यूज है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें ज्यादा यूज होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये दिमाग में बैठा के चलना पड़ता है। दूसरी बात अब समझना बच्चे, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है लाइन का जो आपको दिमाग में बैठाना, आपने पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास कोई भी ऐसी लाइन दे रखी है, ठीक है, ये भी क्यों छोटे से बता दे रहा हूं, और इस लाइन पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है जिसे नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन बोलते हो, एंड दिस नॉर्मल हैविंग एंगल थीटा with positive x-axis and the length of this normal will be p, then the equation of this line is x cos theta plus y sin theta equal to p. इस लाइन का जो इक्वेशन अब बनेगा वो कितना बनेगा? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p बनेगा। ठीक है, इफ एनी लाइन, ठीक है, हमें एक ऐसी लाइन का इक्वेशन बताना है जहां हम ओरिजिन से अगर इस पर कोई नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो बच्चे, और ये नॉर्मल क्या कर रहा है? थीटा एंगल का फॉर्मेशन करे, और क्या करे? इस नॉर्मल की लेंथ p हो, तब हमें इस केस में इस लाइन का जो इक्वेशन बनेगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p बनेगा। ठीक है, ये तो रही कहानी हमें नॉर्मल की इक्वेशन की, सॉरी। अभी इक्वेशन में हमारी बात पूरी नहीं हुई, आगे समझना। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड वन लाइन हैविंग इक्वेशन ax plus by plus c1 is equal to 0, then the other line is also having equation is ax plus by plus lambda is equal to 0, and we can say that all the parallel lines are differ by, all the parallel lines having equation are differ by only constant। कहने का मतलब बच्चे हमें यहां से ये बात सिर्फ समझ के चलना है कि जितनी भी पैरेलल लाइंस हैं वो सारी की सारी पैरेलल लाइंस सिर्फ किससे डिफर होती हैं? कांस्टेंट से डिफर होती हैं। उनका x और y वाला जो टर्म होता है वो ऑलवेज क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, मतलब उनका x एंड y वाला टर्म ऑलवेज सेम होगा। ऑलवेज हमारी कैसे डिफर होंगी? सिर्फ हमारी पैरेलल लाइन जो होंगी वो कांस्टेंट से डिफर होंगी। जैसे अगर इसका इक्वेशन 2x plus 3y plus 1 इक्वल टू 0 है, तो इस लाइन का इक्वेशन 2x plus 3y plus 2 इक्वल टू 0 या प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हमें कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, इस फॉर्मेट से आपको ये समझ के चलना है। ठीक है, कि अगर एक लाइन का इक्वेशन ax plus by plus c1 इक्वल टू 0 है, तो आप जब उसकी पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? ax plus by plus लैम्डा इक्वल टू 0। ये बात आपको समझ के चलना है बच्चे। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बात सिखा दिया कि अगर हमें जनरली, जैसे हमें इस लाइन का इक्वेशन 3x plus 2y plus 4 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन अगर हमें लिखना है तो 3x plus 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हम लोग लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको समझ के चलना है। तीसरा कॉन्सेप्ट है बच्चे, अगर मेरे पास इफ एनी लाइन हैविंग इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0, then the equation of the perpendicular line is, then इस केस में इस perpendicular line का इक्वेशन जो बनेगा bx minus ay plus lambda equal to 0 हो जाएगा। जो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन होगी उस लाइन का जो इक्वेशन होगा bx minus ay plus lambda equal to कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? bx minus ay plus lambda equal to 0 हो जाएगा। इसे नोट करो बच्चे, हम अब अपने कॉन्सेप्ट पे, कहानियों पे आ चुके हैं। हमारी बातें लगभग अप्रॉक्स कंप्लीट हो गई है। अब बची होगी वो मैं क्वेश्चन से सिखाऊंगा, इतना आपको दिमाग में बैठा के रखना है। अभी टेंजेंट है नॉर्मल की तो मैंने बात ही नहीं की बच्चे, पहले आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए।
जल्दी करो बच्चे। नोट हो गया सबका? एक बार मैसेज कर दो कि हो गया सर। बच्चे अभी तो पहला तुमने मैसेज किया है। हाँ, एक बात मैं पहले आपको और बता दूं बच्चे, आपको नोट्स जो बनाना है वो मैं जितना पढ़ाता चल रहा हूं, आपको ये पूरा का पूरा बच्चे नोट करते हुए चलना है अच्छे से। ब्लैक, ब्लू, रेड, एटलीस्ट 2 कलर पेन तो यूज ही करना है। अगर 3 यूज कर लिया तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो नोट्स इसलिए मैं बता रहा हूँ, देखो बोर्ड एग्जाम में तो मैं फाइनली आपको बता दो बच्चे, ये मेरा रिकॉर्ड है। ठीक है, अगर आप मुझसे बोर्ड पढ़ रहे हो तो बोर्ड में 100 में 100 नंबर के क्वेश्चन मेरे कॉपी से ही रहेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बस मैं आपको जितना कह रहा हूं, आपको एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है, मिसलेनियस एनसीईआरटी लगा, एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको लगाना है। अगर मैथ्स में आउट ऑफ 100 हमें चाहिए 100 मार्क्स, तो आपको 2 चीजें करनी है, जितना मैं करा रहा हूं और एनसीईआरटी की मिसलेनियस लगा लेना, 100 में 100 आ जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं। कंपटीशन के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि कैलकुलस में अब हम कंपटीशन की दौड़ पे स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ से हमें बातों को समझते हुए चलना है। ठीक है, हम लोग अभी चीजों को सीख रहे थे, पहले कुछ बातें सीख गए थे, अब हमें चीजें यहाँ से फिर मिलेंगी। कंपटीशन में हम लोग आगे और क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, समझेंगे। ठीक है, आपको एक बहुत जबरदस्त फैसिलिटी मैं देने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 दिन बाद में आपको फैसिलिटी, हो सकता है 10 दिन लग जाए, आपको मैं एक जबरदस्त फैसिलिटी दूंगा। कंपटीशन की पूरी क्लास ही मैं अलग कर रहा हूं। जो भी कंपटीशन के बच्चे हैं जिन्हें सिर्फ कंपटीशन पढ़ना है, उनकी क्लास में अलग स्टार्ट कर दूंगा 12 अक्टूबर से। ठीक है, 12 अक्टूबर से उन बच्चों की क्लास में अलग स्टार्ट करूंगा जिनकी कंपटीशन ही, जिन्हें सिर्फ एम है वो बोर्ड के क्वेश्चन कर ले रहे हैं, उन्हें बोर्ड के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, वो बोर्ड अपने से भी कर सकते हैं, सिर्फ कंपटीशन ही पढ़ेंगे। तो 12 अक्टूबर से उनकी क्लास में सेपरेट कर दूंगा और A to Z आपकी फरवरी तक, जो भी 10-15 फरवरी तक आप पढ़ोगे, आपकी क्लास अपनी चलेगी और उसमें अप्रॉक्स मैं 12th की सारी बातें बता दूंगा जो अभी आधी अधूरी रह गई थी। कुछ बातें मैं और सिखा दूं। If 2 lines are parallel and the having slope is m1 and m2, that means both lines having same slope. अगर 2 लाइन पैरेलल है देन इनका स्लोप क्या होगा, हमें सेम होगा। कहने का सेंस, ऑल द पैरेलल लाइंस आर हैविंग सेम स्लोप। जो भी पैरेलल लाइंस होती हैं उनका जो स्लोप होता है वो हमारी सभी पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है वो हमारा। एग्जाम जनवरी में है बच्चे, मुझे भी पता है, लेकिन आप अगर देखोगे, ठीक है, तो आप जनवरी तक प्रिपेयर करो ना। आपने अभी 11th नहीं पढ़ा, 11th तो पढ़ चुके हो ना, 11th तो पढ़ चुके हो। 40% 11th से आना है, 60% 12th का आना है। जिस 60% हुआ है, सॉरी 50%, मतलब अगर ये 100% ले लें, इसे 100% मान लें, तो इसका 50% अप्रॉक्स फिनिश हो चुका है, 50% बचा है। आपका सिलेबस मुझे नवंबर में फिनिश कर देना है, नवंबर में आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। आप थोड़ा सा एफर्ट कर लेना। मैंने तो कंपटीशन की बात किया है कि जो कंपटीशन के क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा वो फरवरी तक आपको कराऊंगा। मैंने कंपटीशन की सिर्फ बात किया है, सिलेबस तो मैं आपको नवंबर में ही फिनिश कर दूंगा। नवंबर, अभी आपकी अक्टूबर से पूरी 6 दिन क्लासेस चलेंगी, 1-1 1.5 घंटे की, तो नवंबर में ही सिलेबस मैं फिनिश कर दूंगा बच्चे, परेशान मत रहो। मुझे कहा गया है नवंबर, बहुत ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिसंबर बस। तो अगर हम यहां से देखें, देन द if 2 lines are perpendicular and having slope are m1 and m2, then the condition are perpendicularity is m1 into m2 will be
m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 हमारा होता है। ये कंडीशन आपको दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। एक लास्ट बात और मैं आपको सिखा दे रहा हूं, अगर दो लाइन के बीच अगर हमारे पास इस लाइन का इक्वेशन y1 इक्वल टू m1x प्लस c1 है, ठीक है, और इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू m2x प्लस c2 है, एंड दिस लाइन हैविंग एंगल द एंगल बिटवीन बोथ द लाइन विल बी थीटा, देन tan थीटा इक्वल टू हमें कितना बनता है, यहां से अगर देखोगे तो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इतनी बातें बेसिक जो आपको ज्योमेट्री है ये आपने पढ़ा है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बेसिक ज्योमेट्री जो आप पढ़ते हो वो मैंने आपको बता दिया है। बेसिक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो मैंने आपको डिस्कशन करा दिया है। अब मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूं। सबसे पहले हेडिंग आप लोग लगा लोगो टैंजेंट्स। नोट करो बच्चे से। अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे और उस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको एक बेसिक बात सिखा दे रहा हूं। कोई भी मैं कर्व लूंगा, कोई भी, अगर मैं उस पे एक पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई लेता हूं तो ये पी पॉइंट यहां पे भी, 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 ये पूरे कर्व पे ये पी पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। ये कैसा पॉइंट है? एक मूविंग पॉइंट होता है। ये कैसा पॉइंट होता है? एक मूविंग पॉइंट होता है। आपने ये बात पढ़ा होगा 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसे आप क्या कहते हो? लोकस कहते हो, ठीक है। तो पी पॉइंट का लोकस हमारा जो होता है वही कोई ना कोई कर्व का फॉर्मेशन करता है। तो यहां ये पी एक मूविंग पॉइंट है। तो ये समझ के चलना कि मैं जब भी आपसे कहूंगा कि पी पॉइंट एक्स हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई या x1 कॉमा वाई, देन ये समझ के चलना इस कर्व पे कहीं पे भी ये पी पॉइंट हमारा क्या करेगा? लाई करेगा, ठीक है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है वो टैंजेंट्स का समझ के चलना है कि टैंजेंट्स हमारा क्या होता है, ठीक है। ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टैंजेंट्स। अगर मेरे पास कोई भी कर्व है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस मैंने ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, ठीक, कोई कर्व है ऐसे करके, ये मैंने मान लिया y इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन दे रखा है। कोई इस कर्व पे पॉइंट P है और इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ठीक है। इस P पॉइंट पर अगर मैं टैंजेंट देखूंगा तो टैंजेंट का मतलब एक ऐसी लाइन जो इस P पॉइंट को किस पर टच करे? सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे। किस पर टच करे? सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, देन दिस लाइन इज कॉल्ड अ टैंजेंट, ठीक है। तो हमें इस टैंजेंट का इक्वेशन बताना है और इस टैंजेंट का हमें स्लोप बताना है। दो बातें हमें पता होनी चाहिए, इस टैंजेंट का इक्वेशन बताना है एंड स्लोप बताना है। अगर इस टैंजेंट का स्लोप देखोगे तो स्लोप का मतलब ये टैंजेंट हमारा ऐसे करके आएगी, एक्स एक्सिस को कट करेगी और ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल का फॉर्मेशन करता है, यही हमारा किसको डिफाइन करता है? स्लोप को डिफाइन करता है बच्चे, ठीक है। तो हमें यहां से अब कॉन्सेप्ट समझ के चलना है, ये दिमाग में बैठा के रखना। y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बनेगा और डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स को एफ डैश एक्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? डी डी एक्स ऑफ एक्स को, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू इसे एफ डैश एक्स नाम दे देंगे तो एफ डैश एक्स मिल गया। इस डी वाई बाई डी एक्स की जिस पॉइंट पर स्लोप ड्रॉ कर रहे हो उस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी, दिस वैल्यू इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द टैंजेंट। दिस वैल्यू इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द टैंजेंट, स्लोप ऑफ द टैंजेंट। यही क्या कहलाता है? इस टैंजेंट का स्लोप कहलाता है, ठीक है। यही क्या कहलाता है? इस टैंजेंट का स्लोप कहलाता है। द वैल्यू ऑफ dy by dx एट द गिवन पॉइंट
P x1 y1 is called the slope of the tangent. ठीक है, और हमने ये बात पढ़ रखा है, if any line are passing through any given points x1 y1, then the equation of the line is y minus y1 is equal to slope of tangent into x माइनस x1. यही आपने पढ़ा है अभी बच्चे, यही मैंने आपको पढ़ाया है. तो y माइनस y1 स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना हमें दे रखा है, f डैश x1 है और इंटू x माइनस x1 है, इंटू x माइनस x1 है. तो y माइनस y1 इक्वल टू f डैश x1 इंटू x माइनस x1. ये टैंजेंट का क्या है, इक्वेशन है. ये बात आपको समझ के चलना है. ये क्या है बच्चे, टैंजेंट का इक्वेशन है. पहले ये बताओ, यहां तक किसी को ऐसा जो किसी को बात मेरी समझ में ना आई हो, कोई ऐसा बच्चा जिसे मेरी बात अभी तक समझ ना आई हो, जितना मैंने आपको इस कहानी सुना डाला. ठीक है, ऐसा कोई बच्चा जिसे मेरी बात समझ में ना आई हो, कोई भी ऐसा बच्चा बताओ जिसे मेरी बात समझ ना आई हो. बोलो बोलो. कोई ऐसा बच्चा जिसे मेरी बात ना समझ में आई हो. बोलो बच्चे, नोट करो. अच्छा, तो मैं अब अपनी स्टोरी को आगे बढ़ा रहा हूं, आगे समझना. कहानी समझ गए होगे बच्चे. अब हम अपनी स्टोरी को आगे ले चल रहे हैं. सबसे पहले एक क्वेश्चन छोटा सा देखेंगे. क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग आगे समझेंगे. एक छोटा सा क्वेश्चन है, पहले उसे कर लेते हैं. Find the equation of tangent and slope. Find the equation and tangents. Sorry,
इक्वेशन एंड स्लोप ऑफ tangents x square plus y square plus 3y is equal to 5 at given point 1 comma 1 at given point 1 comma 1। क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, उसका स्लोप सबसे पहले ये कोई एक जनरल कर्व बना लोगे जो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3y इक्वल टू 5 दे रखा है। एक जनरल कर्व बना लोगे, इस पे एक पी पॉइंट ले लोगे, पी पॉइंट क्या दे रखा है 1,1 और इस पर ये टैंजेंट ड्रॉ कर दोगे। इस पर क्या ड्रॉ कर दोगे, टैंजेंट ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। इस पर क्या ड्रॉ कर दोगे, टैंजेंट, ठीक है। तो यहां से अगर देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 5, तो अगर इसे डिफरेंशिएट करें 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स प्लस 3 इक्वल टू कितना बनेगा 5, तो ये 0, तो 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर देखें 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू -3 प्लस 2x अपॉन कितना हो गया 2y, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई, ठीक है। यहां से अगर देखें dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर देखें तो एट 1,1 पर देखें, 1,1 पे तो -3 प्लस यहाँ पे x के प्लेस में 1, तो 2 अपॉन 2 इंटू वाई, ठीक है, 2 इंटू वाई, तो 2 इंटू 1 तो -5/2, ये क्या मिल गया dy बाई डी एक्स एट 1,1 पे, एट 1,1 पे। तो दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द टैंजेंट, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टैंजेंट अगर देखें तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कितना बनेगा, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट 1,1 अगर देखें तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट इंटू एक्स माइनस x1, यही पढ़ा है बच्चे। तो y माइनस 1 इक्वल टू -5/2 इंटू एक्स माइनस 1, यही होगा। तो अगर इसको सॉल्व कर लें तो 2y माइनस 2 इक्वल टू -5x प्लस 5, ठीक है। इसको इधर भेज दें तो 5x प्लस 2y इक्वल टू 5 to 7, ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट मिल गया। इस फॉर्मेट से हमें बातों को समझना है, ठीक है। आज की कहानी मेरी यहीं तक होगी, इसे नोट कर लो। आज मैंने टैंजेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया है, नेक्स्ट क्लास में टैंजेंट के क्वेश्चंस और डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद सिर्फ 2 क्लास 3 क्लास जब तक हमारी इच्छा करेगी सिर्फ हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट नियर अबाउट मैंने इसमें जितने यूज होने हैं 3 पॉइंट मिलते हैं। एक ऑर्थोगोनल डिस्कस करना है, कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा दिया है, बस उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। हमें मतलब यूज कैसे करना है उन कॉन्सेप्ट का वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट इतना कंप्लीट कर लेना, आगे डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चे, नोट करो जल्दी से। किसी को कोई डाउट? 3dy बाई dx कहीं कोई फॉल्ट? एक फॉल्ट हो गई है बच्चे, ये y था ना, 3dy बाई dx होना था, तो यहां से कितना बनेगा ये, तो थोड़ा सा चेंज होगा अब ये 3dy बाई dx, तो 2x प्लस 3 यहां से नहीं होगा, थोड़ा सा पहले गड़बड़ हो गया यार, पूरी कहानी गड़बड़ हो गई मेरी। तो dy बाई डी एक्स प्लस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2x, यही बनेगा dy बाई डी एक्स माइनस 2x 2 प्लस 2y प्लस 3, 2y प्लस 3 ये होगा, 2y प्लस 3 यहां से ये कर दो, ये यहां पे नहीं होगा, यहाँ पे -2x था, ये 2y प्लस 3 था,
तो फाइनल वैल्यू x के प्लेस में 1 रखोगे तो -2/5, -2/5 होगा, -2/5। इसे चेंज कर लेना बच्चे, इसे चेंज कर लेना, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, ध्यान नहीं दिया यार। 3y था ना, 3dy/dx, तो क्या था, x कर देते सारी कहानी बन जाती। चलो अब तो सही कर दिया। 5y - 5 इक्वल टू -2x + 2, तो 2x + 5y इक्वल टू 7। ठीक है, अब सही है।